एपिसोड 19। अभिमन्यु जी का गिल्ट और आर्या की उदासी। अब आगे। उसकी ठंडी आंखों से बहते आंसू को देखकर पहली बार अर्यांशी का दिल धड़कने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो उसके आंसुओं को पोंछ दे। मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आ सकता है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये प्यार और अपनापन मेरे लिए है ही नहीं। भूल मत आर्या, उस कैद में तूने बड़े बड़े वादे करने वाले आशिक को बदलते देखा था। ये तो अच्छा था कि तूने कभी खुद के सिवा किसी से उम्मीद नहीं लगाई और ना ही भरोसा किया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बंध गई और आनिक्य के आंसू में मिल गई। उनके आंसुओं के मिलते ही वो भांप बनकर उड़ गए, जिस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। तभी आर्या को सिस्टम का ख्याल आया और उसने उसे अपने मन में पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी उसे एक रोबोटिक साउंड सुनाई दिया जो काफी कमजोर था। खतरा खतरा। बॉस, जब तक ये आदमी आपके करीब है मैं चाहकर भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। इसके अंदर से आती डेंजरस एनर्जी मुझे डरा देती है। इसलिए जो भी मुसीबत हो आप उससे खुद ही निपट लेना। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। बेकार, नाकारा सिस्टम। ये कैसा लॉजिक हुआ? माना ये ठंडा रोबोट डरावना है, लेकिन इससे इंसान डर सकते हैं, पर इस सिस्टम को कहां से इसकी डरावनी वाइब्स आ गई? तभी उसकी नजर उस तरफ गई जहां से गोली चलने की आवाज आई थी, लेकिन उसके बाद उसे अपनी भाभी की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब उसने सर घुमाकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसके मुंह से एकाएक निकला, भाई। आनिक्य, जो सदमे में था जब उसने उसके शब्द सुने, तो उसने भी झटके से सर घुमाया और दोनों की नजर झूमर से लटके अभीर पर चली गई, जिसने आकृति को अपनी बाहों में थाम रखा था, जो एक टक अपने पति को खुशी और आंसू भरी आंखों से देख रही थी। थोड़ी देर पहले जैसे ही उस आदमी ने आकृति की तरफ शूट किया, उसी टाइम अभीर झटके से उड़ते हुए आया और उसने आकृति को पीछे से थाम लिया। अभीर की कमर पर रस्सी बंधी हुई थी, जिसे उसने एक हाथ में मजबूती से लपेटा हुआ था, जिससे वो अपना बैलेंस बना सके। गोली आकृति की जगह अभीर को लगी, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं की, जिससे आकृति को पता ही नहीं चला कि उसके ऊपर चली गोली अभीर ने अपने ऊपर ले ली है। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई, क्योंकि वो जल्दी से साइड हट गया था, वरना वो सीधा उसके दिल के करीब लगती। वहीं जब मिहिर और अगस्त्य ने देखा कि उनके भाई ने भाभी को पकड़ लिया है, तो जल्दी से उन दोनों ने रस्सी को ऊपर खींच लिया, जिससे उन लोगों के हाथ आने से पहले ही वो उनकी पहुंच से ऊपर हो गए। आर्या के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। वहीं आनिक्य ने भी राहत की सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया, और जब दोबारा खोला तो अब उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही वो मास्क पहना आदमी जो आनिक्य को चोट पहुंचा रहा था। वो चिल्लाया, डॉट नलायको, शूट करो उन्हें, देख क्या रहे हो? यहाँ कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है जहाँ तुम्हें हीरो से पिटने के पैसे मिलेंगे, बल्कि हीरो को मारने की मुंह मांगी कीमत है। ठाकुर परिवार और राणावत परिवार की आने वाली पीढ़ी को खत्म करना है। भून डालो दोनों को गोलियों से। आकृति ये सुनकर डर गई और उसने अभीर की कमर को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि वो उससे दूर ना चला जाए। रिलैक्स, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे लोग आ चुके हैं और बाकी सब कोई भी मैंने मार दिया है, बस यही 10 लोग बचे हैं और इन्हें मैं चाहूं तो एक चुटकी के इशारे से मरवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद हमें मास्टरमाइंड नहीं मिलेगा। आकृति ने अपना सर बाहर निकाला और आंसू भरी आंखों से बोली, मैं डर गई थी ये सोचकर कि कभी दोबारा आपको देख नहीं पाऊंगी। अभीर ने अपने होठ उसके माथे से लगा दिए, जिसके एहसास से आकृति की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसी पल चारों तरफ से गोलियां चलने लगी।
वही अब मिहिर रस्सी खींच रहा था और अगस्त्य रेलिंग के नीचे बैठकर उन्हें शूट कर रहा था। वो शूट करते हुए बार बार अपनी प्लेस चेंज कर रहा था जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। ये टेक्निक उसका अपना स्टाइल था जो उसे बेहद पसंद थी। एक के बाद एक वो सभी को शूट करने लगा। वहीं आनिक्य ने आर्या को देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया जिसे समझकर उसने पलकें झपका दी। आनिक्य झुका और उसने अपनी गर्दन पूरी तरह से अर्यांशी की गर्दन में छुपा ली। उसकी छुअन से एक पल के लिए वो सिहर गई लेकिन उसने जल्दी से अपना सर झटका और मजबूती से उस आदमी के पैर को उठाया और दूर झटक दिया, जिससे उस आदमी का बैलेंस बिगड़ गया और उस धक्के से नीचे गिर गया। आनिक्य जो उसके बदन से आती खुशबू में खोता जा रहा था, उसने अपने बालों को मसला और झटके से खड़ा हो गया और बिना आर्या को देखे उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। आर्यांशी ने उसके हाथ को थाम लिया और खड़ी हो गई। वही अभीर आकृति को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका था। उसी समय राणावत हवेली का दरवाजा खुला और बहुत सारे वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड अंदर आ गए। उन्होंने बचे हुए लोगों को घेर लिया और अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। जो घायल और मर गए थे उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगे। 1000 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स की टीम थी, जिनमें से आधे ठाकुर फैमिली के और बाकी राणावत फैमिली के। उन बॉडीगार्ड्स के बीच में वरदान और ध्रुव खड़े थे। तभी बाकी सब, जिन्हें अगस्त्य और कार्तिकेय ने मेहमानों के बाद बाहर निकाल दिया था, वो सब भी अंदर आ गए। अभिमन्यु ठाकुर, शेखर राणावत दोनों आर्या के पास आए और चिंता से बोले, बेटा आप ठीक होना कहीं लगी तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। अंकल, आर्या ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन वही जानती थी कि उसे अपने सर में कितना दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी स्माइल काम कर गई और दोनों दोस्तों को उस पर यकीन हो गया। वही आनिक्य उसके पास आया और उसने अपने रुमाल को उसके सर पर बिना कुछ कहे बांध दिया, क्योंकि पीछे सर पर लगी चोट से खून निकल रहा था। वो समझ गया था कि वो किसी को अपनी चोट में बारे में बताकर तंग नहीं करना नहीं चाहती। अभिमन्यु जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या आर्य को चोट आई है? नहीं, बस उसका सर दर्द होने लगा था सबकी चीख सुनकर, इसलिए बस। ओह। उन्होंने बस इतना कहा और उन नकाब पहने लोगों को देखने लगे। इस बीच आनिक्य और आर्या बेहद करीब आ गए थे और उनकी करीबी दो लोगों को रास नहीं आ रही थी। तभी किसी ने आर्या को गुस्से से खींचा और अपने साथ ले जाने लगी। आर्या की आंखें सदमे से बड़ी हो गई और उसने खुद को खींचने वाले को देखा तो उसकी नज़र बेहद सर्द हो गई। विशाखा बुआ अचानक दिए झटके से संभल नहीं पाई और वही सभी मेहमानों के सामने गिर गई, जिससे उनका सर जमीन से टकरा गया और दर्द की लकीर उनके चेहरे पर उभर आई। उन्हें गिरा हुआ देख अभिमन्यु जी और अनेरी जल्दी से उनके पास आए और उठाने लगे। विशाखा जी की आंखें गुस्से से लाल थी और उसमें नफरत साफ झलक रही थी, जिसे छुपाते हुए वो अपने नकली आंसू बहाने लगी। भैया, मैं बस आर्या को आनिक्य से दूर कर रही थी। उन्हें इतने करीब देखकर अनेरी का दिल दुख रहा था। आखिर कौन सी मंगेतर अपने होने वाले पति को किसी पराई लड़की, वो भी छोड़िए अपनी खुद की बहन के करीब देख सकती है? ये कहते हुए वो रो पड़ी। आर्या अभिमन्यु ठाकुर गुस्से से चिल्लाए, जिससे वो एक टक अपने डैड को देखने लगी। ये क्या हरकत है? तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। मुझे लगा था कि अब तुम पहले जैसी हो गई हो, लेकिन नहीं, तुम पहले की तरह ही रूड बिहेव कर रही हो। अब जब तुमने आनिक्य को छोड़ दिया है तो उसके करीब जाने का क्या मतलब है? फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए, कहीं तुम्हें सब याद तो नहीं और तुम भूलने का नाटक कर रही हो? अर्यांशी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आश्चर्य से अपने डैड को देखा और फिर अपनी बुआ को, जो मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रही थी। उसके भाव कठोर हो गए।
वो बोली, अगर आपको मेरी रूडनेस इतनी ही बुरी लग रही है तो मैं चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से, उस ठाकुर हवेली से भी। फिर रहिएगा आप अपनी इस बहन के साथ, क्योंकि भाई तो मॉम के साथ चले ही जाएंगे। आपको अपनी फैमिली से ज्यादा इनकी चिंता है कि आपने ये तक नहीं देखा कि आपकी इस बहन और मेरी सो कॉल्ड बुआ ने मेरी कलाई में कितनी जोर से नाखून चुभाए, जिसकी वजह से मैंने इन्हें दूर झटका दिया। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु जी का ध्यान अपनी बहन से हट गया और आर्या की कलाई पर गया, जहां नाखून चुभने के बहुत ही भयानक निशान बने थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। विशाखा बुआ जी को टेंशन होने लगी और उनकी नज़र अपने भाई के बदलते भाव पर ही टिकी थी। वहीं अभीर जो हैरान था, उसने जब अपनी बहन के हाथ को देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने मिहिर को देखा, वो भी समझ गया और सीधा कार्तिकेय के पास चला गया। अभीर ने अपना रुमाल निकाला और आर्या की कलाई पर बने खरोचने के निशान को हल्के हाथों से दबाने लगा, जिससे उसे ज्यादा जलन ना हो। वहीं पीछे खड़े आनिक्य की एकटक घूरती नजर उसके घाव पर थी। चोट अर्यांशी को लगी थी और गुस्सा उसे आ रहा था, पर क्यों वो अपने जज्बातों से परेशान हो गया था। तभी एक हाथ ने उसकी बाह को पकड़ लिया। आनिक्य, मॉम ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। वो गलती से उनके नाखून आर्या को चुभ गए होंगे। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। छुओ मत, दूर हटो। आनिक्य का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अनेरी की बाह को इतनी बुरी तरह झटका कि अनेरी का नाजुक हाथ बुरी तरह मुड़ गया और वो नीचे जा गिरी। दर्द की लहर उसके चेहरे पर उतर आई। अब सबका ध्यान उन पर चला गया। वहीं अपनी बेटी को दर्द में देखकर विशाखा जल्दी से बिना सहारे के उठ गई और तेजी से उसकी तरफ जाने लगी। वहीं अभिमन्यु ठाकुर उन्हें हैरानी से देखते रह गए। क्या उन्हें दर्द नहीं हो रहा था? वो सब बस नाटक था, उन्होंने खुद से मन में कहा। फिर वो अपनी बेटी को देखने लगे, जो उन्हें एक नज़र देख भी नहीं रही थी, जिससे उनका दिल दर्द से भर गया। मैंने अपनी बेटी पर शक किया सिर्फ इनके लिए। क्या वो मुझे माफ करेगी? उनका सर निराशा से झुक गया। वो अब अपनी बेटी से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। वहीं मिहिर फर्स्ट एड किट लेकर आ गया था और उसने अभीर को दे दी। अभीर ने आर्या को चेयर पर बिठाया और खुद दूसरी चेयर पर बैठकर उसके घाव को साफ करने लगा। मिहिर और अगस्त्य दोनों वहीं खड़े हो गए। तभी अगस्त्य को कुछ याद आया और वो कहीं चला गया। आकृति भी वही थी, उसकी नजर अपने भाई पर थी, जो अपनी होने वाली बीवी को छोड़कर आर्या को देख रहे थे, जिससे वो नफरत करने के दावे किया करते थे। आकृति की आंखों में खुशी थी और वो अपनी आंखों को बंद करके बोली, कुछ ऐसा करो भगवान कि ये सगाई आर्य से ही हो जाए और मेरे भाई के पत्थर दिल को इस तरह बेचैन कर दो कि वो अपने जज्बातों से भाग ना सके और उन्हें समझे। अगर देर हो गई तो कहीं मेरा भाई इस नायाब कोहिनूर को खो ना दे। आकृति की आंखों में अपने भाई के लिए परवाह और प्यार साफ देखा जा सकता था। तभी अगस्त्य वापस आया। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें आर्या का फेवरेट रेड सॉस पास्ता और दूसरे हाथ में ऑरेंज जूस से भरा ग्लास। खाने को देखकर उसकी आंखें जो उदास थी फिर से चमक उठी। फिर से उसकी खोई हुई चमक और मुस्कान को वापस आता देख तीनों भाई खुश हो गए। कोई और भी था जिसकी आंखें उसके हर एक भाव पर टिकी थी। उसकी मुस्कान ने उसके दिल को घायल ही कर दिया था। आनिक्य की सर्द नजरें उसे खुश देखकर शांत हो गई। वहीं अनेरी रोते हुए अपने हाथ को पकड़े आनिक्य को देख रही थी। जब उसने उसे कहीं और देखते पाया तो उसने भी उस तरफ नजरें घुमाकर देखा और उसकी मासूम आंखें नफरत से भर गई और उसने अपने लहंगे को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। विशाखा जी ने अपनी बेटी के भाव बदले तो उनकी नजर भी अर्यांशी की तरफ चली गई।
ये लड़की फिर से हमारी किस्मत पर कुंडली मारकर बैठ गई है। नागिन कही कि जब से एक्सीडेंट से वापस घर आई है पूरी तरह बदल चुकी है, बिल्कुल पहले जैसी चालाक लोमड़ी बन चुकी है। कितनी मुश्किल से काबू में किया था, लेकिन इसके एक्सीडेंट ने सारा किया कराया बिगाड़ दिया। ये बची ही क्यों, इससे अच्छा तो मर जाती। वो बहुत ही नफरत से आर्या को देखते हुए अपने दांत पीसकर बोल रही थी, बिना ये जाने कि उनके शब्दों को उनका वो भाई सुन रहा था जो उन्हें अपने माँ पापा के बाद इकलौता रिश्तेदार मानता था। और अभी तक उनकी सभी मनमानी इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी मरती माँ को उनकी बेटी का ख्याल रखने का वचन दिया था। अभिमन्यु ठाकुर को अब खुद से ही नफरत हो रही थी। उन्हें कैसे पता नहीं चला कि उनकी बहन, जिन्हें उन्होंने कभी पराया नहीं समझा, उसके मन में उनके बच्चों, खासकर उनकी बेटी के प्रति इतना जहर भरा हुआ है। क्या आर्या अपने डैड को आसानी से माफ कर देगी या उन्हें समझेगी? एपिसोड 20, एक्सीडेंट का सच आया सामने। अगस्त्य ने प्लेट और जूस से भरे ग्लास को टेबल पर रखा और आर्या के दूसरी तरफ चेयर खींचकर बैठ गया। फिर अपने एक हाथ से प्लेट पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसे खिलाने लगा। आर्या ने भी मुस्कुराते हुए अपने भाई के हाथ से खाने लगी। पास्ता फिनिश करने के बाद अगस्त्य ने उसे जूस दिया, जिसे उसे भी जल्दी से फिनिश कर दिया। वो बहुत भूखी थी। अपने बच्चों को एक साथ देखकर अभिमन्यु ठाकुर की उदास आंखें मुस्कुरा उठी और वो मन में बोले, कम से कम मेरे बच्चे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज जो गलती मैंने की वो गलती वह कभी नहीं करेंगे और ना अब मैं करूँगा। अब समय आ गया है अपनी की भूल को सुधारने का और अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचने का। ये फैसला करते हुए वो अपनी बेटी के पास जाने लगे कि तभी आकृति की शौक भरी आवाज से उनका ध्यान उस पर चला गया। लाइट आ चुकी थी और आकृति, जो उन भाई बहनों का मोमेंट एंजॉय कर रही थी, उसकी नज़र एकदम से ही अभीर के कंधे पर चली गई, जो खून से सन चुका था लेकिन काला कोट होने की वजह से और अंधेरे में बैठे होने के कारण इतनी अच्छी तरह नहीं दिख रहा था। अभीर वो चिल्लाई और पैनिक होते हुए उसके पास भागी। अभीर ने आर्या की पट्टी कर दी थी और अपने भाई बहन को ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे आकृति की आवाज से होश आया और वह उसे असमंजस में देखने लगा। आकृति उसके पास आई और अपने कांपते हुए हाथ को कंधे की तरफ इशारा करके बोली, आपको सबकी फिक्र है लेकिन खुद का क्या? अब सभी का ध्यान अभीर की चोट पर चला गया, जहां से खून अभी भी निकल रहा था। अर्यांशी ने जब अपने भाई का कंधा देखा तो गुस्से से बोली, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आपको मेरी ये छोटी सी खरोच दिख रही थी लेकिन अपना घाव नहीं। ये कहकर उसने वही रखी फर्स्ट एड किट फिर से खोला और आकृति से बोली, भाभी आप भाई का कोट निकाल दो और उन्हें हिलने मत देना वरना दर्द ज्यादा होगा। आकृति ने वैसा ही किया। आहिस्ते हाथों से अभीर का कोट निकाल दिया, साथ ही शर्ट के 4 बटन खोल दिए, जिससे कंधे का घाव साफ दिखने लगा। आकृति की आंखों में रुके आंसू बह निकले। बस हल्का सा घाव ही तो है, मरा नहीं हूँ अभी, जो तुम रो रही हो, अभीर ने बिना भाव के कहा। उसके शब्द आकृति के दिल पर वार कर गए। उसे याद आया कि वो कैसे गुस्से में उसे कोसती थी। अब उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे, जिन्हें देखकर अभीर का दिल बेचैन हो गया और उसने आकृति का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली और वही रुक सी गई। उनमें कई जज्बात और एहसास थे जिन्हें वो बोलकर कभी जता ही नहीं पाए। तभी दोनों एकदम से ख्यालों से बाहर आए। आर्या उनके चेहरे को पढ़ चुकी थी। उसने अपनी चेयर पर आकृति को बैठने का इशारा किया और खुद खड़ी होकर फर्स्ट एड किट से सामान निकालकर उसे देने लगी। आकृति भी बैठ गई और अभीर के घाव से खून को साफ किया, उसके बाद दवा लगाकर पट्टी करने लगी। वही जलन और गुस्से से भरी 2 आंखें अपनी मुट्ठी को भींचे उन दोनों को देख रही थी।
उसके भाव साफ बयां कर रहे थे कि उसे उन दोनों की करीबी और अभीर का हाथ पकड़ना रास नहीं आ रहा था। अपनी बेटी के बदलते भाव को देखते हुए रश्मि राणावत ने गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठी जो बंधी हुई थी उसे दबा दिया, जिससे उसे होश आया। क्या कर रही हो तुम रीवा? कितनी बार कहा है, जो भी तुम्हारे अंदर है उसे अंदर ही रखो। ऐसे अपने चेहरे पर दिखाओगी तो किसी को भी तुम्हारी नियत पर शक हो जाएगा, और तुम्हारे इस प्यार के भूत की वजह से मैं अपने मकसद में कोई बाधा सहन नहीं कर सकती, इसलिए मेरी तरह बनो। सामने कुछ और अंदर से कुछ और। ये कहते वक्त रश्मि राणावत के होठों पर एक छोटी सी इविल स्माइल थी। वही ध्रुव और वरदान जो कब से आनिक्य को देख रहे थे। वो आखिरकार बोले, क्या तुम्हें अभी भी सगाई करनी है इस लायक लड़की से? ये बोलते हुए उन्होंने रोती हुई अनेरी की तरफ इशारा किया, जिससे आनिक्य ने उन्हें अपनी जलती नजरों से देखा। तो वरदान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ध्रुव डर गया और वो बाहर चला गया, जहां कार्तिकेय घायल पड़े उनके बॉडीगार्ड्स का इलाज कर रहा था। जहां अभीर और आनिक्य अंदर के लोगों को संभाल रहे थे, वही कार्तिकेय और अगस्त्य बाहर उनकी हवेली को घेरे खड़े लोगों से लड़ रहे थे। उनकी अल्फा सिक्योरिटी टीम भी आ चुकी थी, जिसे इमरजेंसी के लिए ही रखा गया था। वहीं बाहर तैनात राणावत खानदान के गार्ड्स बेहोशी के धुएं के कारण कमजोर हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन अंदर घुस गया, और जब कुछ बॉडीगार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कमजोर होने की वजह से उन्हें ही गहरी चोट आ गई। वहीं वरदान ने आर्या को देखा, जो अपने भाई को चिंता से देख रही थी। फिर आनिक्य से बोला। वहीं वरदान ने आर्या को देखा, जो अपने भाई को चिंता से देख रही थी। फिर आनिक्य से बोला, तुमने कहा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। देखो आज वो इतनी काबिल निकली है कि उसे किसी भी मर्द की जरूरत ही नहीं है। उसके शब्द आनिक्य के दिल पर गहरा असर कर रहे थे। उसने आर्या की तरफ देखा, और जब उसने उसकी आंखों में सिर्फ अपने भाई और फैमिली के लिए फिक्र देखी तो उसका दिल तड़प उठा, जैसे वो उनमें कुछ और भी देखना चाहता था। अब तू उन आंखों में नहीं है आनिक्य, इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ दे अपना गुरूर और मान ले कि वो तेरे दिल के एक कोने में बसने लगी है। दिल शब्द सुनते ही आनिक्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसका जबड़ा गुस्से से कस गया। वरदान, तुम जानते हो, मेरे पास जो दिल है वो पत्थर है, और उसमें एहसास कोई इंसान तो कभी नहीं जगा सकता, और वो क्यों, ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। रही बात शादी और सगाई की, तो ये मेरे लिए बस एक फॉर्मेलिटी है। किसी से भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस ड्रामा कंपनी अनेरी को देखते हुए को छोड़कर आर्या से क्यों नहीं कर लेता शादी? वरदान भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने भी उससे सवाल पूछ ही लिया। अगर उसकी मुझसे शादी हुई तो उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे ताप को सह नहीं पाएगी। मैंने तो बस शादी की बात की थी, तू तो यहाँ टच करने पर पहुँच गया। मतलब तू भी मानता है कि जब वो तेरे आस पास होती है तो तेरा दिल जिंदा हो जाता है, और फिर तेरा मन उसके करीब जाने का करता है। वरदान की बातें अब आनिक्य को इरिटेट कर रही थी, इसलिए उसने गुस्से से उसे घूरते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, एक और लफ्ज उसके बाद मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगे। उसकी खूनी लाल आंखों और उससे निकल रहे सर्द ऑरा को महसूस करके इस बार वरदान भी डर गया, और उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं अभीर की बैंडेज हो चुकी थी। तब जाकर आकृति और आर्या ने राहत की सांस ली। जब आर्या ने सर घुमाया तो उसकी नजर अपने डैड से जा मिली, जो बेचैनी से उसे ही देख रहे थे। अर्यांशी को याद आया कि उसके डैड ने पहली बार उसे इस तरह डांटा था, वो भी सबके सामने। उनका हक है उस पर गुस्सा करने का, मारने का भी, लेकिन तब जब उसकी गलती हो। गलती पर वो सर भी झुका सकती थी, लेकिन जब उसकी गलती ना हो तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे उसके कदमों पर झुका सके, फिर चाहे उसके बदले उसे मरना ही क्यों ना पड़े।
अभिमन्यु ठाकुर ने जब अपनी बेटी को देखते हुए पाया तो उन्होंने अपने कदम उसकी तरफ एक बार और बढ़ाए। लेकिन तभी अर्यांशी ने अपनी नजरें फेर ली। तभी सबको उसकी दमदार आवाज सुनाई दी। सब कुछ हो चुका है। सगाई अब आप लोग ही कर लीजिएगा। दूल्हा भी यही है और उसकी दुल्हन भी। ये बात उसने उन मामबेटी को देखकर कहा था। अब हमें इजाजत दीजिए अंकल। उसने शेखर राणावत की तरफ हाथ जोड़कर कहा। उसने बात को इसलिए बदला था क्योंकि अब वो वहां रुकना नहीं चाहती थी। आज एक ही दिन में बहुत सारा ड्रामा हो चुका था जिससे उसका सर दर्द करने लगा था। अब वो बस सोना चाहती थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अब तक रात के 11 बज चुके थे। काफी रात हो चुकी थी। अब सगाई का मुहूर्त भी निकल चुका था जिससे अनेरी और उसकी मॉम विशाखा बहुत उदास थी और उन्हें आर्या पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनके हाथ में फिलहाल कुछ नहीं था, इसलिए मौके की नज़ाकत को समझते हुए वो दोनों शांत थी। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है आर्या। पीछे से शेखर राणावत की दमदार आवाज आई जिससे अर्यांशी के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है आर्या। पीछे से शेखर राणावत की दमदार आवाज आई जिससे अर्यांशी के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। शेखर राणावत आगे आए और उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? उन्हें हाथ जोड़ता देख अर्यांशी ने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए और नीचे करके बोली, सही कर रहा हूँ बेटा। मेरी ही गलती है जो मैं अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाया। तभी तो उन्हें राणावत खानदान के नाम का इतना गुमान है कि वो ये सोचने लग गए कि वह किसी को जान से मारने की कोशिश भी कर देंगे और बच भी जाएंगे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बात को सुनकर रीवा की आंखें डर से फैल गई और उसने कसकर अपनी मॉम की बाह पकड़ ली। रश्मि राणावत को भी गलत होने का अंदेशा हो गया था। उनके माथे से डर और टेंशन की वजह से पसीना आने लगा। वो बेचैनी से आनिके की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद में कि वो हर बार की तरह अपनी बहन को बचा लेगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि आज का दिन एक नए बदलाव का साक्षी बन गया है और वो ठंडा क्रूर राजा अनजाने में ही किसी की ना चाहते हुए भी परवाह करने लगा है, जिसका एहसास होना अभी बाकी है, लेकिन सही गलत अब उसे भी दिखने लगा था, इसलिए वो शांत था। अर्यांशी उनके कहने का मतलब समझ गई थी। उसे भी इसी मौके का ही तो इंतजार था। आखिर वो कैसे उसे छोड़ सकती थी जिसने उसे मारने की कोशिश की, पर उसका कुछ बिगड़ा नहीं क्योंकि वो तो उसी एक्सीडेंट के बाद अपनी बॉडी में लौटी थी। ये रीवा तो मेरे लिए काफी लकी है, आखिर इसकी वजह से ही तो मेरा रिबॉर्न सही टाइम पर मेरी बॉडी में हो गया, वरना आज पता नहीं मैं कहाँ होती। इस बात के लिए मैं इसे माफ कर रही हूँ, पर इसकी नियत मेरे भाई पर खराब है, जिसके लिए इसे कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए जिससे मुझे मजा आ जाए। मन ही मन सोचते हुए उसने तिरछी नजरों से रीवा को देखा जिसका चेहरा घबराहट और डर से पीला पड़ चुका था। मतलब ये डरती भी है। इंटरेस्टिंग डॉट। अर्यांशी को कमजोरी का फायदा उठाना बखूबी आता था, इसलिए उसे डरता देख उसे बहुत मजा आ रहा था। अंकल, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई हूँ। अगर आपकी बात नहीं होती तो कब का मैं उसे सबके सामने बेइज्जत कर चुकी होती और पुलिस को अपना बयान दे देती। शेखर राणावत ने सर झुका लिया। तभी अभिमन्यु ठाकुर बोले, किसने किया था तुम्हारा एक्सीडेंट आर्या? तुम्हें याद है, लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आर्या ने उन्हें बिना देखे अभीर को देखकर कहा, भाई ने पता लगाया था और उनके पास सारे सबूत है कि जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था उसने जानबूझकर मुझे कार से टक्कर मारी थी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु जी अपने बेटे को देखने लगे जो बिना भाव के अपनी सर्द नजरों से एक ही दिशा में गुस्से से घूर रहा था।
उन्होंने उस तरफ देखा तो उनकी नजरें डरी हुई रीवा पर चली गई, जिससे उनकी आंखें सिकुड़ गई और अब सब कुछ उन्हें साफ नजर आने लगा था। तभी शेखर जी के आवाज उन्हें सुनाई दी, सारी गलती रीवा की है। वो अपनी नफरत में अंधी हो गई थी और ड्रिंक करने की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद हो गया और उसने गुस्से में थी तो क्या शेखर? अभिमन्यु ठाकुर गुस्से से चिल्लाए और उनके पास आकर बोले, तुम्हारी एक बेटी ने दूसरी बेटी के परिवार पर हमला किया और तुम चुप रहे तब से? अरे, जब तुम्हें पता था तो हमें बता सकते थे, लेकिन तुम चुप रहे तभी उनके दिमाग में कुछ आया और वो बोले, मतलब अचानक से सगाई करने के लिए कहना ये सिर्फ हमें बहलाने के लिए था या फिर अपनी बेटी के गुनाह के बदले एक एहसान? ऐसा नहीं है अभी। उन्होंने समझाना चाहा लेकिन अभिमन्यु ठाकुर ने उन्हें हाथ दिखा दिया। आज इतने सालों की दोस्ती में दरार पड़ने वाली को थी। जिस बात का डर शेखर राणावत को सता रहा था वही हो गया। यही वजह थी कि वो कल सच बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके और चाहते थे कि वो उसी घर में आ जाए जिसमें उससे नफरत करने वाले हैं। वो दोषी थे लेकिन क्या करे, वो स्वार्थी भी हो गए थे और चाहते थे कि उनकी दोस्त की बेटी उनके घर की बहू बने, जिससे उनका बेटा बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगे। डैड, ये बात आप कह रहे हो, जिसने खुद अपनी बेटी की सभी गलत बातों में उसका साथ दिया। पर बेटा? बस डैड, उसने उन्हें रोक दिया और शेखर जी को देखकर आगे बोली, अंकल जब कल आए थे तो उनकी आंखें साफ बता रही थी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी दोस्ती टूटने का डर था। रही बात सगाई की तो ये एहसान नहीं बल्कि वो उसमें मेरी खुशी देख रहे थे, क्योंकि तब उन्हें पता नहीं था कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब मुझे उनके बेटे से कोई मतलब नहीं है, खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब वो मुझसे नफरत करता हो। फिर उसने शेखर जी का हाथ पकड़ा और बोली, अंकल, खून अपना रंग दिखाता ही है। आप कितना भी सब कुछ संभालने की कोशिश कर ले लेकिन इस बात को नहीं बदल सकते कि रीवा और रिवान मिस दीवान और उनके उस आशिक की संतान है जो उन्हें छोड़कर भाग गया और आपने उन्हें अपना नाम देकर उन पर एहसास किया। आर्या, रश्मि राणावत गुस्से से चिल्लाई और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उनका शरीर गुस्से से कांप रहा था। वहीं अर्यांशी के होठों पर एक छुपी हुई चालाकी भरी स्माइल आ गई। अब फंसी बकरी जाल में। तुमने मेरे बच्चों के खून को गाली दी। आज तुमने हद पार कर दी है। तुम एक बाप को उनके बच्चों के खिलाफ भड़काकर पाप कर रही हो। मिस दीवान, पाप और पुण्य की बात आप ना ही करे तो बेहतर है। मैं तो वैसे भी पहले से ही बदतमीज हूँ। ये बात उसने अपने डैड को देखकर कही, जिससे उनकी नजरें पछतावे से झुक गई। वो आगे बोली, गाली मैंने खून को नहीं दी बल्कि एक लॉजिक बताया है कि खून अपना रंग दिखाता ही है, जैसे आपकी बेटी ने दिखाया मेरा एक्सीडेंट करके और मेरी भाभी को बदनाम करके। रश्मि राणावत की आंखें सिकुड़ गई और वो रीवा को देखने लगी जो खुद अर्यांशी की बात सुनकर उसे शौक से देख रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? रश्मि राणावत ने डरते हुए पूछा। वैसे भी अगर वो नहीं भी पूछती तब भी आज खुलासा होकर ही रहता, इसलिए उन्होंने अंजना बनने का नाटक किया। मिस दीवान, आपकी बेटी ने ना सिर्फ मेरा एक्सीडेंट किया बल्कि ये अफवाह फैलाई कि आकृति भाभी का बाहर उनके कॉलेज फ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है।